रोकड़ी साहब, ये जो चेंजेस आई हैं ना, ये बड़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इससे पहले इस टाइप की कभी भी कोई तब्दीली नहीं आई कि एक सर्विंग यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल है वो है, और उस साइड पे जो रा का साबिक चीफ है, लेकिन उसको इख्तियारात दे दिए गए पूरे पोर्ट के। देखिए, उन्होंने तो ये काम किया और जो हालात हैं उसके मुताबिक किया। आपने उनके जवाब में उससे ज्यादा मजबूत काम कर दिया, उससे ज्यादा मैच्योर अप्रोच के साथ कर दिया कि एक ऐसे शख्स को कि जो ऑलरेडी आईएसआई की कमांड के अंदर बहुत अच्छा इन्वॉल्व और इवॉल्व हो के एक स्टेज के ऊपर है, आपने कहा, और नेशनल सिक्योरिटी इशू ही आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज का, तो दैट इज अ वेरी राइट जस्टिफाइड डिसीजन विच दे हैव मेड। और मेरे ख्याल में, आई डोंट नो, मेरे ख्याल में ये स्ट्रक्चरल चेंज भी है। ये आगाज है आपकी एक स्ट्रक्चरल चेंज का, जो आप चेंजेस ला रहे हैं, क्योंकि आपने कल बलोचिस्तान के अंदर, आपने अफगानिस्तान के साथ, आपने परली सेंट्रल एशियन के साथ, चाइनीज के साथ बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जहां पर इस बहुत बड़ी सीट के ऊपर अहम तरीन शख्स का, जिसका तजर्बा अहम हो, उसका होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा फैसला है और इस फैसले ने भी इंडिया को काफी सारी डांग दे दी हो। ठीक, अच्छा ये बताइएगा राणा साहब कि आप इस फैसले को किस नजर से देखते हैं, और आपका ख्याल ये है कि इसका कोई पॉजिटिव आउटकम होगा, कोई नेगेटिव होगा, क्या होगा? वैसे हमारे पास एनएसएस जो है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, कुछ मुख्तलिफ मराइल में आए हैं। कहीं वो फौज ने सजेस्ट कर दी है, कहीं फौज पिंडी इस्लामाबाद में टेंशन है तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मर्जी का लगा लिया, मतलब आप आइसोलेशन में चले गए। ईयर इज एन आईएसआई है, सिस्टम के अंदर उसने प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करना है, और ये कैसे मुमकिन है कि वो चीफ को रिपोर्ट ना कर रहे हो? मतलब जब आपने ये काम किए, चाहे किसी भी दौर में हुए, जब फौज का आर्मी चीफ अगर ये काम कर रहा है या प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, तो नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। हम इन तजर्बों पे गए हैं। शहबाज शरीफ के ऊपर बहुत तनकीद होती है। मतलब कल एक हमारे ही दोस्त ने सवाल भी कर दिया, भाई आपको वो नजर नहीं आई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, आपको काकूल से उसका खिताब नजर नहीं आया कि वो कहां से लीड कर रहा है? वो आईएसआई के डीजी को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगाता है। अब बीच में हवा कहां से गुजरेगी? मतलब आर्मी चीफ की आंख भी वही, प्राइम मिनिस्टर की भी वही, तो और वो जो रोकड़ी साहब बता रहे हैं कि सारी तरफ हमने जाना है, तो आप गलतफहमियां नहीं डाल सकेंगे मेरे ख्याल में। मतलब जो तनकीद होती है ना शहबाज शरीफ साहब पे, इस मतलब वो पहले आई कि जी उन्होंने आईएसआई को फॉर्मली सरकारी अफसरों की पोस्टिंग प्रमोशंस में डाल दिया। तो अच्छा, गैर नहीं इनफॉर्मल था तो फॉर्मल हो गया ना। तो यार आप एक सिस्टम में ले आए, वो नॉन पेपर की बजाय एक्चुअल रिपोर्ट है जिसको चैलेंज आप कर सकते हैं कि आपने लिख के दिया है, मतलब बजाय ड्यूटी सच्ची करने के अगले को पता होगा कि मुझसे पूछ लिया जाएगा। आज आपका बेशक इजाफी चार्ज दिया गया है, लेकिन एक अच्छे ऑफिसर हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी इस तरह की तैनाती ये बात का सबूत है कि फिलहाल यहां पाकिस्तान के अंदर रखना डालने वालों के लिए गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो मैं इसको समझता हूं कि अल्लाह करे कि ये इसी तरह चलता रहे। इसमें आप ना ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी को देखें, इसको सियासत की नजर से ना देखें, ताकि काम बेहतर हो। काजमी साहब, ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता है ना, उसके पास एक और मैंडेट भी होता है कि वो निगोशिएट कर सकता है। और अगर फर्ज करें कि आप सिर्फ खुफिया अदारे के सरबराह हैं, तो आपके पास निगोशिएशन की एबिलिटी नहीं होती, कोई फैसिलिटी नहीं होती कि आप बाहर जाएं, निगोशिएट करें, और वो फॉर्मल निगोशिएशन हो। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का ये फायदा, इंडिया की तरफ से वो निगोशिएट कर सकते हैं, पाकिस्तान की तरफ से ये निगोशिएट कर सकते हैं, और एक पीसफुल सोल्यूशन की तरफ आ सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है एक अच्छी ब्रेक थ्रू है ये। देखिए, माजी में भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो इंडिया के साथ एंगेज करते रहे, और जनरल नासिर जंजुआ साहब, तो वो तो ठीक है। देखिए, पठानकोट में बहुत ज्यादा किया था ना, बिल्कुल, तो वो तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, डीजी आईएसआई से ज्यादा कौन बेहतर जानता है पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं, वो उनका वहां पे आना। लेकिन जहां तक निगोशिएशंस का ताल्लुक है, देखिए उसमें पॉलिटिकल ओवरसाइट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपका हर सिस्टम के अंदर एक चेक एंड बैलेंस होना जरूरी होता है। अगर सारी चीजें ही एक तरफ ही होंगी तो फिर वो तो, अगर आपने लड़ना भी आप नहीं है और सुलह भी आप नहीं करनी है, फिर वो ऐसा नहीं होता दुनिया में। आपको थोड़े से चीजों को, सिस्टम्स को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना पड़ता है। फौज का अपना किरदार होता है, इंटेलिजेंस इदारों का अपना किरदार होता है। तो सिक्योरिटी की हद तक तो वो ठीक है, मेरे ख्याल में उन्होंने उससे बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता। लेकिन ये उम्मीद रखना कि जी वो सारे निगोशिएशन भी वो करेंगे और सियासी काम भी नहीं। सियासतदानों का ये बड़ा होता है, वो बड़ी आसानी से अपनी सारी चीजें उठा के उस तरफ रख देते हैं और बाद में कहेंगे कि जनाब वो सारी चीजें तो वहां पे हो रही थी, हमें तो। लेकिन देखिए, इस खिते की आप सियासत को समझे ना, जब तक रॉ कंट्रोल नहीं होगी और इस साइड से हमारे लोग, उस वक्त तक ये मामला सेटल नहीं हो सकते। वैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मसला ये है कि जब तक दोनों साइड से इस किस्म की पॉलिसी नहीं होगी, आईएसआई पे बहुत ज्यादा इल्जामात लगते हैं, अमेरिका भी लगाता है, अफगानिस्तान में भी लगते रहते थे, तो रॉ या दीगर एजेंसियां, ये कोई फलाई इदारे तो है नहीं है
ये कोई अफगानिस्तान में अनाथ आश्रम चला रहे थे जब अमेरिका यहाँ पे था। तो जो एजेंसियां होती हैं उन्होंने अपने मुल्क का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना है। और देखिए जो टीटीपी के साथ रा का रिलेशन है, जो बीएलए के साथ रा का रिलेशन है, जब तक वो खत्म नहीं होगा तो कैसे मामला आगे बढ़ सकते? देखिए उनके वही ना एग्जैक्टली उनके खिलाफ ऑपरेशन होते हैं और इंटेलिजेंस एजेंसियां ऑपरेशन करती हैं, इंफॉर्मेशन भी लेके आती हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो बड़े मसाइल हैं देखिए वो कोई फौज ने हल नहीं करने, ना वो इंडियन फौज ने हल करने, ना पाकिस्तानी फौज ने हल करने, वो वहां की हुकूमत ने हल करने और यहाँ की हुकूमत ने हल करने। वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप बैठेगी और यहाँ की लीडरशिप बैठेगी। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है। तो मेरे ख्याल में ये कहना कि आप सारी जिम्मेदारी हम फौज पे डाल देंगे, नहीं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है मुल्क की दिफा की और वो करेंगे। छोटी सी बात करनी, देखें कादमी साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ये जो एनएसए ने भी गुफ्तगू करनी है या जो भी हम एक मफरूजे पे कर रहे हैं ना कि हो अल्टीमेटली वो क़यादत के पास आएगा, वो अकेला साइन करके नहीं आएगा, वो क़यादत है इधर देंगे, वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में डिस्कस होगा। अगर आपने कोई भी फार्मूला तय करना है किसी के हिसाब से, बैकग्राउंड में तो वो पहले भी कर रहे हैं। ये ऐसे ही है, ये फार्मूला आपके पास आधा मिनट हो, अनवर जाहिद मरहूम वो प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट लगे, वो ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने आके 97 में ना कुछ दिन बाद उनका नोटिफिकेशन हो गया कि ना एडवाइजर हो गया। मैं कहा सर आप क्या असेंबली में बैठ के तकरीर करने के लिए ले रहे हैं? कहेंगे नहीं यार, वो स्पेशल असिस्टेंट को समझते हैं कोई बटलर है, तो ये एडवाइजर दुनिया में माना जाता है। तो एनएसए एक होता है और उसके साथ डीजी आईएसआई होगा। मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छी पावरफुल नेगोशिएशन होगी, क्योंकि इल्जाम ये लगता है वो तुम बात करोगे तुम्हारी आईएसआई नहीं सुनेगी और राह नहीं सुनेगी, तो कर लो ना यार बात, अमेरिका से साथ कर लो, चाइना के साथ कर लो। हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स बड़े मुल्कों के साथ है और हमें बहुत मुल्कों के साथ तामुन भी चाहिए। जंग खत्म हो गई है जी, टल गई है? नहीं, आखिरी सवाल। जंग कम ये नहीं कहेंगे टली है, लेकिन हमारी जो तैयारी है और जिस तरीके से हम खड़े हुए हैं, ये उनको पता है कि पंगा नहीं लिया जा सकता। दिस इज व्हाट आई थिंक। वो जैसे इन्होंने कहा राना साहब ने, वो क्या कोशिश करने की, उसकी तो पूरी कोशिश है, लेकिन बाहर भी जो उसके बैठे हुए हैं बड़े जिनके आगे वो ऐसे है, उधर से भी उसको कोई आसरा नहीं। लेकिन बाहर ना वैसे रोकड़ी साहब एक ना तासुर उभर रहा है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में कि यार हर 2-3 साल बाद दोनों ही ना अपने एटम बम धूप में रख के बैठ जाते हैं। बायलैटरल स्टेट हैज टू कम टू यूनाइटेड कश्मीर। सही बात। आई थिंक कश्मीर कॉज को मोदी ने दोबारा जिंदा भी कर दिया। आपने तो इस दफा कपड़ा भी मार दिया बम पे। में दरियाए झेलम को वहां पे 6 मेगावाट का वो पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए कि हम यूं ले आएंगे, वो हमने बता दिया है कि ये लाइफ लाइन है हमारी, रेड लाइन भी है, और हम ऐसा ठोकेंगे घुस के अंदर किसी जगह तबीयत साफ रोकना एक्ट ऑफ वार होता है। हाँ, ये कुदरती बात है। तो हमने बता दिया है कि जी आपके डैम है तो फिर वो नहीं रहेंगे ना, अगर हम नहीं है तो आप कहां से हैं? दूसरा ये कि उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अभी फौरी तौर पर सारा पानी होल्ड कर सके। नहीं है किसी बात नहीं है जी, 6 साल की कोई कहानी नहीं है। आप शुरू करेंगे तो पहला कदम है ना, तो क्यों करेंगे शुरू? सही बात। ये हमारी तो रेड लाइन, लाइफ लाइन, सब कुछ उसमें है ना कि पानी अगर आप 3 दरिया तो वो फील्ड मार्शल साहब देंगे ना, जिनके पोते आजकल बहुत उछल के बात कर रहे होते हैं। हमारे सतलुज ब्यास सारे के सारे रावी फारिग हो गए, वगदा रावी पता नहीं गानों में ही रह गया, कहीं रह गया। लोग तो भी तो इसी मुल्क की सरजमीन सलाब के लिए रह गए। मतलब रोकड़ी साहब ये फरमाइए सर, ये ना कहा जाता है कि कोई मुल्क तरक्की नहीं करता, पूरा खित्ता तरक्की करता है, और अगर इंडिया तरक्की करना चाहता है तो उसको पाकिस्तान को साथ तरक्की याफ्ता देखना पड़ेगा, उसके बगैर ये हो नहीं सकेगा, क्योंकि ये पूरे रीजन ने फिर तरक्की करनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक साइड पे अपनी पतंग उड़ाते जाएं और दूसरी साइड पे पाकिस्तान को तंग करते जाएं और वो आपकी पतंग काटेगा नहीं। तो ये जो सूरत हाल है अल्टीमेटली एक पीस की तरफ जाएगी, तो कब तक जाएगी? वैसे देखिए, आपने एक कहा कि 19 कितने में इन्होंने आगाज किया? 1925 में। 1925 में, और इन्होंने बुनियाद रखी 290 कबल अज मसीह की, चांकिया कुतलिया की अर्थशास्त्र को, और उन्होंने कहा हम उस वक्त के दौर में वापस जाना चाहते हैं। तो जब एक कौम सिर्फ ये कहे कि हिंदू ही रहेगा, उसने तरक्की क्या करनी है? सही बात। जब एक कौम ये समझे कि यहां पे सारे हिंदुओं 2230 साल कबल अज मसीह सोचने लग जाए, उसने तरक्की क्या करनी है? सही बात। तरक्की, और ये भी फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि हिंदुओं की 4 स्टेजेस हैं, उनमें कौन सा हिंदू ये कौन से नहीं, उनका ये जो है ना पंडित बचे, ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण हिंदू की बात करते हैं। बाकी हिंदू तो बेचारा इनका विक्टिम है। और हमारा, आप अपने पाकिस्तानी हिंदू को देखें, हमारे पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तानी हिंदू को तो हम सारों को सल्यूट करना चाहिए कि सारे क्राइसिस, यहाँ सिख खड़ा है, पारसी खड़ा है, क्रिश्चियन खड़ा है, हिंदू खड़ा है आपका, और उन्होंने, लेकिन इन्होंने तो हिंदू को इनसिक्योर कर दिया वहां पे। इनका अपना हिंदू सिवाय ब्राह्मण के, इन्होंने तो ब्राह्मण की चाकरी के और उसके अंदर ला के बाकी हिंदू को सिक्योर किया। तरक्की, ये इनको हमें जो है ना, वो एक लफ्ज इस्तेमाल किया था प्राइम मिनिस्टर में, डांग को फेरना पड़ जो है,
तो कई दफा आपको डांग फेरनी पड़ती है और आपको ऐसे स्टैंड्स लेने पड़ते हैं जो आपने बहुत बरवक्त लिए हैं, और आपकी अफवाज उनकी अफवाज पर सुपीरियरिटी रखती हैं, आपकी एयरफोर्स सुपीरियरिटी रखती है। हम तरक्की चाहते हैं भाई, हम तो बलूचिस्तान के अंदर अपने काम करना चाहते हैं। तुम वहां पर BLA को फंडिंग कर रहे हो और प्लान बना के दे रहे हो, और TTP को भी, और TTP को दे रहे हो तुम उनको, उनसे तुम्हारा बाबा बनारस का एक अकाउंट इस इवेंट को भी कवर करता है जो हुआ है, ये भी तुमने किया, क्योंकि बाबा बनारस में उसी तर्ज पे मियावाली के अंदर भी वो उसी को कवर करता है, उसी तर्ज के ऊपर डिफरेंट को करता है। तो तुम्हारे तो अपने इंटेलिजेंस के अकाउंट से साबित कर रहे हैं कि तुमने अपने बंदे मारे हैं। तो तरक्की हम करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह के इंसेन आदमी को जो कि हवास बाख्ता हो, इंडिया को भी इससे जान छुड़ानी होगी। एंड आई थिंक इंडिया का जो लिबरल या लेफ्टिस्ट हिंदू है और रेस्ट ऑफ द कौमें, वैसे इसने अपने साथ जो कुछ कर रहा था कर दिया। ये इतना सियाना ये नहीं था, को बनाया हुआ था। आप देखेंगे मिलना उसने आपको होगा तो कैमरे को हाथ मिला देगा, तो इस तरह की हरकतें तो इसकी चल रही थी। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो इसको ठंड प्रोग्राम हुआ है, उसके बाद ये मेरे ख्याल मैंने ब्रेक लेनी है। वैसे रोकड़ी साहब, आपके पास ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि इस पूरे खित्ते में जो कल एक डेवलपमेंट हुई है वो बड़ी सिग्निफिकेंस है, और वो डेवलपमेंट ये हुई है कि वहां पे जो नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड है उसका चेयरमैन रॉ का साबिक चीफ लगाया गया है, और वो चीफ है जैसे इंडिया के बिहाफ पे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं। यानी आप समझेंगे जो नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाना है जिन लोगों ने, उनमें से उसका नाम भी है। और साथ इस साइड पे DGISI जो है उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया। तो इसका एक ये पॉजिटिव चीज भी है कि दोनों एजेंसीज मिल के मामलात को सेटल कर सकती हैं। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है।